नमस्कार। आज हम बात करेंगे दलित जीवन और प्रेमचंद को लेकर। हिंदी में हम सब जानते हैं कि दलित जीवन को केंद्र में रखकर लेखन करने वाले प्रेमचंद एक अग्रणी कथाकार थे। बल्कि यूं कहें कि उस कालखंड में वे अकेले कथाकार थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस गहरी प्रतिबद्धता के साथ, जिस मुक्त चेतना के साथ प्रेमचंद ने दलित जीवन को अपनी रचनाओं के केंद्र में रखा, उनके समकालीन किसी दूसरे ने नहीं रखा। यह एक ऐसी बात है जो प्रेमचंद को विशिष्ट बनाती है और यह सिद्ध करती है कि वे कितने अग्रगामी सर्जक थे, कितने अग्रगामी कथाकार थे, चिंतक थे। आज दलित जीवन पर केंद्रित उनकी रचनाओं को लेकर बहसें हैं, लेकिन सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रेमचंद ने यह कार्य किया और पहली बार किया। असहमतियां अपनी जगह हैं, लेकिन इससे किसी का अस्वीकार नहीं है कि प्रेमचंद अपने समय से आगे की बात कर रहे थे। वे अपनी कहानियों में भी यह कार्य कर रहे थे, अपने निबंधों में भी कर रहे थे और अपने उपन्यास में भी कर रहे थे। आप देखेंगे, हम अभी संदर्भ लेंगे कि गोदान जैसा उपन्यास जो किसान जीवन, स्त्री जीवन को केंद्र में रखकर पढ़ा जाता है, वहाँ भी दलित जीवन का एक मार्मिक प्रसंग है और बहुत अग्रगामी प्रसंग है। उससे बहुत सीख मिलती है। इसी तरह प्रेमचंद की कहानियों की तरफ जाएंगे तो आप क्रमशः देखेंगे कि दलित जीवन को देखने की उनकी दृष्टि में विकास हुआ है, दलित जीवन को समझने की उनकी दृष्टि में विकास हुआ है। उनके निबंधों को जब आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा स्पष्ट ढंग से यह समझ पाएंगे कि वे वास्तव में चाहते क्या थे। प्रेमचंद अपने एक निबंध में, अपने लेखन के उत्तरार्ध में लिखते हैं, जिसमें हमारा कर्तव्य है, जिसमें वे लिखते हैं कि हम लोगों का वास्तविक कर्तव्य तभी पूरा होगा जब हम इस जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को समूल नष्ट कर देंगे। यानी कि प्रेमचंद एक ऐसे भारतीय समाज की कल्पना कर रहे थे जो जाति मुक्त समाज होगा। प्रेमचंद को बार बार दिखाई दे रहा था कि हम स्वाधीनता की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, हम अंग्रेज़ों को तो भगा देंगे। उन्हें विश्वास था, गांधी जी पर उन्हें विश्वास था, स्वाधीनता आंदोलन के अन्य योद्धाओं पर उन्हें विश्वास था। उन्हें लग रहा था कि हम अंग्रेज़ों को भगा देंगे। ये उनका गांधी जी के प्रति, स्वाधीनता आंदोलन के प्रति गहरा विश्वास था कि 1921 में उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। कौन मध्यवर्ग का व्यक्ति ऐसा करता है, लेकिन प्रेमचंद ने किया था। उनकी पत्नी शिवरानी देवी जेल भी गईं और लगातार प्रेमचंद ने अपनी लेखनी को धार दी। प्रेमचंद के लेखन का आरंभ ही क्रांतिकारी था। सोजे वतन नामक उनका कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। वो स्वाधीनता की कहानियाँ थीं, अब उपलब्ध हैं, हम सब उसको पढ़ते हैं। आप सब ने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए। यानी कि प्रेमचंद की रचनाओं पर जब आप विचार करने बैठें तो सबसे पहली बात जो आपको नोट करनी चाहिए वह यह कि प्रेमचंद मूलतः स्वाधीन चेतना के सर्जक हैं। उनके लेखन का जो रसायन है वो स्वाधीनता से निर्मित हुआ है। वह स्वाधीनता है जो प्रेमचंद के चित्त का निर्माण करती है। कहीं भी प्रेमचंद जाते हैं, स्वाधीनता उनके साथ साथ है। वो दलित जीवन, स्त्री जीवन, किसान जीवन, मजदूर जीवन, आदिवासी जीवन, जहाँ भी जाते हैं और देश के बारे में जब सोचते हैं तो स्वाधीनता ही केंद्र में है। तो इस बात को सबसे पहले नोट करें कि प्रेमचंद को खोलने की जो चाबी है, जो खोलने की ताली है, वह स्वाधीनता है। यानी कि अगर स्वाधीनता को आप समझते हैं तो आप प्रेमचंद की रचनाओं में प्रवेश करने का एक तरह से कहें रास्ता पा चुके हैं। जब प्रेमचंद कहते हैं स्वाधीनता, जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था, तो याद रखिए कि वे सिर्फ उपनिवेशवाद से स्वाधीनता की बात नहीं करते हैं। उनके लिए स्वाधीनता, पुनः याद करिए, किसानों की जमींदारों से स्वाधीनता, अंग्रेजों से देश की स्वाधीनता, स्त्रियों की पितृसत्ता से स्वाधीनता, मजदूरों की जो पूंजीवादी व्यवस्था है उससे स्वाधीनता, ये तमाम तरह की जो स्वाधीनता है, यानी कि
जो भी वंचित वर्ग है और उसका शोषण करने वाला जो तंत्र है, उस तंत्र से स्वाधीनता प्रेमचंद के लेखन का प्राण तत्व है, बीज तत्व है। जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें वही जीव द्रव्य है, तो याद रखें। तो जब प्रेमचंद दलित जीवन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले उन्हें यह दिखाई देता है कि यह जाति व्यवस्था जो है वह इस शोषण के, इस दमन के केंद्र में है। अगर यह जाति व्यवस्था नहीं होती तो दलित भाइयों के साथ, दलित बहनों के साथ यह शोषण नहीं होता। उनके शोषण का आधार जाति है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि इसे मिटाइए, इसकी बात कीजिए। और क्रमशः वे आगे तर्क करते हैं। वो जब लोग उनसे तरह तरह के तर्क करते थे रहन सहन को लेकर, खान पान को लेकर, तो प्रेमचंद ने उस पर भी तर्क किया और बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले, अपने को तथाकथित उच्च वर्ण के मानने वाले लोग भी उस तरह का भोजन करते हैं, उस तरह का जीवन जीते हैं, उस तरह रहते हैं। पहाड़ पर रहने वाले रोज स्नान नहीं करते, प्रेमचंद बता रहे थे 1932-33 में। तमाम क्षेत्रों में रहने वाले, अपने को उच्च वर्ण का कहने वाले लोग मांस मदिरा का सेवन करते थे उस दौर में। प्रेमचंद कहते हैं कि आप खान पान, रहन सहन के नाम पर किसी को छोटा साबित नहीं कर सकते। यह आचरण का मामला है। यह आचरण से तय होता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। ये कर्म का मामला है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि प्रेमचंद को इसके लिए बहुत कुछ सुनना पड़ा। ऐसा नहीं था कि प्रेमचंद यह लिख रहे थे और लोग स्वागत कर रहे थे। वे लोग जिनकी आस्था वर्णवादी व्यवस्था में थी, जिनकी आस्था जाति व्यवस्था में थी, उन लोगों ने प्रेमचंद पर हमले किए और उस दौर की साहित्य की बड़ी पत्रिकाओं में हमले किए। ज्योति प्रसाद निर्मल जैसे लोगों ने, श्रीनाथ सिंह जैसे लोगों ने प्रेमचंद को घृणा का प्रचारक कहा। आज पलट कर देखिए तो कितना बदल गया है। आपको समझ में आएगा कि वास्तव में घृणा के प्रचारक कौन लोग थे, प्रेमचंद या वे लोग जो प्रेमचंद को ये कह रहे थे। प्रेमचंद तो समाज से घृणा को समाप्त करना चाहते थे। जो जाति को लेकर घृणा सदियों से भरी गई है सामाजिक व्यवस्था में, प्रेमचंद उसकी कैथारसिस कर रहे थे, उसका विरेचन कर रहे थे अपने निबंधों में, अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में। प्रेमचंद ने दलित पात्रों का जो नामकरण किया है, कभी उस पर विचार कीजिए। सुखिया नाम रखते हैं, विडंबना का बोध कि माता पिता की कल्पना है कि बेटी सुखी होगी, लेकिन पूरा जीवन दुख से भरा हुआ है। आप मतलब पूरी जो सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना है, जो स्वप्न है, उससे जो विडंबना बोध पैदा होता है, प्रेमचंद उसको पकड़ते हैं और बताते हैं अपनी कृतियों में। प्रेमचंद के वहाँ आप जाएंगे, आप देखें मंदिर प्रवेश जैसे प्रसंग को लेकर के आते हैं प्रेमचंद। इसको भी लेकर समझने की ज़रूरत है कि मंदिर प्रवेश का जो प्रसंग था वो गांधी जी लेकर आए थे, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आरंभिक तौर पर मंदिर प्रवेश की बात कर रहे थे। जल्द ही वे इससे अलग हटकर उन्होंने मुकम्मल मुक्ति की बात शुरू कर दी और मंदिर प्रवेश किनारे हो गया, लेकिन आरंभिक तौर पर उन्होंने भी इसकी बात की। गांधी जी बार बार कह रहे थे कि मंदिर में जिन लोगों को आप दलित कहते हैं, जिन लोगों को आप अछूत कहते हैं, आप इस भावना से उबरिए और सबको मंदिर में समान हक है जाने का। प्रेमचंद ने गांधी जी की इस बात को केंद्र में रखकर, और आरंभिक दौर पर कहना चाहिए कि अंबेडकर जी की बात को भी केंद्र में रखकर, और स्वयं अपनी चेतना से, क्योंकि प्रेमचंद स्वयं कहते हैं कि राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है। प्रेमचंद स्वयं चिंतक थे, दार्शनिक चित्त था उनका, दार्शनिक विवेक था उनके पास। तो वे सिर्फ गांधी जी या अन्य विचारकों का अनुगमन नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी चेतना से भी जो चीज़ें आ रही थीं उसको भी सामने रख रहे थे, और इस तरह से वे भी रख रहे थे। और प्रेमचंद के लिए जब वो मंदिर प्रवेश की बात कर रहे हैं तो आस्था का प्रसंग तो था ही, प्रेमचंद के लिए यह बराबरी पे आने का प्रसंग था कि जिसे आप ईश्वर कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि ईश्वर ने ही सबको बनाया है, ईश्वर की यह दुनिया है, सारी सृष्टि ईश्वर की संरचना है, उसमें भेदभाव कैसा? ईश्वर के दरबार में तो हम सब एक हैं ना, हम सब एक जैसे हैं। वहाँ पर क्यों कर ये भेद होना चाहिए? क्यों कर कोई ऊंचा कोई नीचा होना चाहिए? किसी को ऊंचा आसन, किसी को जमीन क्यों मिलना चाहिए? किसी को आप
उन जगहों पर क्यों बिठाना चाहते हैं जहां पर चप्पल और जूते रखे जाते हैं? आप जब कर्मभूमि जैसा उपन्यास पढ़ते हैं तो वो भी प्रसंग मिलता है और आपको दिखाई देगा कि उपन्यास के एक महत्वपूर्ण पात्र प्रोफेसर साहब के माध्यम से प्रेमचंद वहाँ भी इस पर सवाल खड़ा करते हैं। बल्कि कुछ लोग इसको ये भी देख सकते हैं कि अब वो थोड़ा तीखा प्रतिवाद करते हैं कि ऐसी जगह पर क्यों जाना जहाँ पर आपको अंदर तक जाने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो प्रेमचंद बार बार इस बात को उठाते हैं अपने लेखन में, उस समय में जब लोग दलित समाज के प्रति भयानक ढंग से अनुदार थे। कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रेमचंद की कहानियों से आप गुजरेंगे, उस समय के तमाम अध्ययन से आप गुजरेंगे तो प्राप्त करेंगे, देखेंगे कि उस समय का समाज दलित समाज को लेकर कितना क्रूर था। तो प्रेमचंद इसको लेकर आते हैं, दिखाते हैं। मंदिर प्रवेश का प्रसंग, एक कहानी भी उन्होंने इसको लेकर इस उनकी महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें लोग जाने नहीं देते, अंदर प्रवेश नहीं करने देते। बीमार बच्चे को लेकर वो स्त्री, उसकी आस्था है कि शायद बच्चा बच जाएगा, जाने नहीं देते लोग। ईश्वर के दरबार में तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। क्यों, कोई कैसे रोक सकता है किसी को कहीं भी आने जाने से? और भारत जैसे देश में जहाँ मंदिर का, जहाँ पूजा पाठ का, जहाँ आस्था का एक बड़ा महत्व रहा है, वहाँ तो बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। तो मित्रों, इस बात को याद रखना चाहिए कि प्रेमचंद इस बात को रेखांकित करते हैं, बहुत बलपूर्वक अभिव्यक्त करते हैं कि बराबरी का दर्जा जरूरी है। और ये तभी मिलेगा जब आप जाति बोध से बाहर निकलेंगे, जब आप जाति व्यवस्था से बाहर निकलेंगे। एक चीज़ है, आप पूरे कालखंड को देखिए ना, 1930 से 36 के बीच का समय देखिए और आप ढूंढिए कि क्या कोई और सर्जक ये कह रहा था, क्या कोई और रचनाकार दलित जीवन को लेकर कहानियाँ इस तरह लिख पा रहा था। ठाकुर का कुआं जैसी कहानी लिख पा रहा था, सदगत जैसी कहानी लिख पा रहा था, दूध का दाम जैसी कहानी लिख पा रहा था? नहीं लिख पा रहा था। दूध का दाम जैसी कहानी को पढ़िए तो आपको जाति व्यवस्था से घिन आने लगेगी। दलित स्त्री है, सवर्ण घर में बच्चा पैदा होता है, माँ को दूध नहीं हो रहा है, दलित स्त्री ने कुछ ही दिनों पहले एक शिशु को जन्म दिया है, उसमें दूध उतरता है और वो अपने बच्चे के हिस्से का दूध उस सवर्ण स्त्री के बच्चे को पिला देती है, उसका बच्चा बचता है। आप सोचते जाइए कि जिस स्त्री के छूने से आपका बर्तन अपवित्र हो जाता है, जिस स्त्री के प्रवेश करने से आपका रसोई अपवित्र हो जाती है, उस स्त्री के दूध से आपका बच्चा अपवित्र नहीं हो रहा है, उसको जीवन मिल रहा है। प्रेमचंद इसको दिखाते हैं और वह तब जबकि वो गरीब स्त्री जिसे भरपेट भोजन नहीं मिलता, वो अपने बच्चे के हिस्से का दूध पिला रही है। कालांतर में एक और घटना घटती है कि उसी घर का परनाला साफ करते हुए उस स्त्री को सांप काट लेता है और वो स्त्री मर जाती है। बच्चा छोटा सा है, अनाथ हो जाता है। दया दृष्टि क्या है कि वह उसी सवर्ण घर के जूठन पर पलने लगता है। यानी कि जिस स्त्री का दूध पीकर उस घर का बच्चा जी सका, बच सका, उस स्त्री के बच्चे को ठीक से भोजन भी उस घर में नहीं मिलता है। इतना उपकार व्यंग में कहते हैं प्रेमचंद कि घर के दरवाजे के सामने बैठने दिया, रहने दिया गया और एक कुत्ता और वो वहाँ रहते हैं, जूठन खाते हैं, रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं हाँ अनर्थ हो गया घर के सामने इस तरह। तो प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से जो पूरी संरचना है गांव की, सामाजिक संरचना है कि लोग किस ढंग से सोचते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं। किसी में हिम्मत नहीं थी उस दौर में इस तरह से सत्य कहने की। प्रेमचंद ने कहा, किया जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन दिनों स्वप्न देख रहे थे, प्रेमचंद उसको साकार कर रहे थे अपनी कहानियों में। आलोचना करने के भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन सत्य इस तरह देखने का, सत्य इस तरह कहने का कि आपको एक दलित स्त्री के दूध से कोई परहेज नहीं है, उससे आपका बच्चा बच जाएगा, लेकिन उसकी छाया से परहेज है, उसके छूने से परहेज है, उसके बच्चे से परहेज है, सब चीज़ से परहेज है। ये कैसा दृष्टिकोण है, ये कैसा जीवन है, ये कैसा चिंतन है, ये कैसा समाज है, ये कैसा संस्कृति बोध है। यह भारतीयता नहीं है। प्रेमचंद उस वास्तविक भारतीयता का बोध कराने की कोशिश करते हैं जो
हमें सदियों से अर्जित रहा है, जिससे विचलन हो गया था। जाति व्यवस्था ने जिसमें विचलन पैदा किया, जिसने दूरी पैदा की, प्रेमचंद उस ओर दिखाते हैं बार बार। प्रेमचंद कुछ और नहीं चाहते हैं। प्रेमचंद वही चाहते हैं जो विवेकानंद चाहते थे, एक सुदृढ़ भारतीय समाज जो जाति पे के बारे में न सोचे, जो देश के बारे में सोचे, जो समाज के बारे में सोचे, जो मनुष्यता के बारे में सोचे। जातियों के बारे में सोचने वाला महान पुरुष नहीं हो सकता, महान स्त्री नहीं हो सकती। खंडित इकाइयों में सोचने वाले लोग कुछ दूर तक उन इकाइयों को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन समग्र समाज को मजबूती नहीं दे सकते। प्रेमचंद खंडित इकाइयों में नहीं सोचते थे। प्रेमचंद विवेकानंद की तरह, गांधी की तरह समग्र इकाई में सोचने वाले व्यक्ति थे। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि किसी एक रचनाकार में यदि आपको स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का प्रकाश देखना हो तो वह प्रेमचंद हैं। इन तीनों के प्रकाश के साथ प्रेमचंद के रचना संसार में उनका अपना प्रकाश भी है, जो नितांत उनका अपना है। ये प्रेमचंद ने गढ़ा, ये प्रेमचंद ने किया और अर्जित किया। क्रमशः आप उनकी कहानियों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको कई जगह ये मिलेगा। प्रेमचंद पहले रचनाकार हैं। हम सब जानते हैं कि उस दौर में, अंग्रेज़ों के दौर में ही दलित लोगों के लिए अलग छात्रावासों की व्यवस्था होने लगी थी। प्रेमचंद पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहा कि इससे बराबरी का भाव नहीं आ पाएगा। इससे तो जो लोग कुत्सित मानसिकता रखते हैं वो रखते रहेंगे ना, वो सोचेंगे कि ये तो अलग मामला। प्रेमचंद का कहना था कि जहां पर आप समाज के अन्य जातियों के लोगों को जिन छात्रावासों में रख रहे हैं, रहने का अवसर दे रहे हैं, वहां पर बराबरी के भाव के साथ, उसी अधिकार बोध के साथ, उसी अधिकार के साथ दलित छात्रों को भी, वंचित समुदाय के छात्रों को भी रहने का अधिकार दें, रहने की व्यवस्था करें। ये प्रेमचंद थे जो कह रहे थे 30 और 36 की अवधि के बीच में। कल्पना करें कि प्रेमचंद अपने समय से कितना आगे सोच रहे थे। प्रेमचंद की दृष्टि कहाँ थी। स्वाधीनता के बाद हमने बहुत हद तक उन सपनों को प्राप्त किया है। दलित समाज के संदर्भ में भी, वंचना का दंश झेल रहे आदिवासी समाज, स्त्री समाज और अन्य लोगों के संदर्भ में भी विकास हुआ है और हमने ऊंचाइयां अर्जित की हैं, विकास किया है। लेकिन सोचिए कि ये प्रेमचंद कहाँ सोच पा रहे थे, कहाँ तक सोच पा रहे थे और तमाम विरोध सहते हुए सोच पा रहे थे। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि फूलमाला लेकर कोई उनका स्वागत नहीं कर रहा था। जो कुंठित समाज था, जातिवादी समाज था, वो लगातार उन पर प्रहार कर रहा था, लगातार उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रेमचंद टूटने को तैयार नहीं थे और इसीलिए आज भी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण, महान और प्रासंगिक हैं। और आप देखेंगे कि कई चीज़ें आप लगेंगे। प्रेमचंद ने उस दौर में सरनेम की भी आलोचना की, जो हम सब के नाम के साथ लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों के नाम के साथ लगा हुआ है। बाद में डॉक्टर लोहिया ने भी ये चाहा था कि सरनेम हटा दिए जाएं। शायद इससे समाज में कुछ ऐसा हो कि लोगों को मिलते मिलते तो एक दूसरे की जाति का पता न चले, लोग अनुमान न लगा पाएं कि कौन किस जाति का है, और जो लाभ हानि का गणित है समाज में, शायद उस पर कुछ फ़र्क पड़े, शायद लोगों के चित्त पर फ़र्क पड़े, शायद एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में चीज़ें बदल जाएं। लेकिन जाहिर है कि बहुत हद तक इसमें सफलता नहीं मिली है। लेकिन प्रेमचंद सुझा रहे थे रास्ते कि किस प्रकार जो यह दलित समाज है, वंचित समुदाय है, आदिवासी समाज है, इनको किस तरह मुख्य धारा में लाया जा सकेगा, बराबरी का दर्जा दिया जा सकेगा। प्रेमचंद ने उस दौर में भी आर्थिक आरक्षण के साथ साथ नौकरियों में रियायत देने की बात की थी। उन्होंने दोनों बातें की थीं। उन्होंने कहा था कि दलित समाज का उत्थान तभी होगा जब पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी, उनको आर्थिक व्यवस्था दी जाएगी और नौकरियों में भी रियायत दी जाएगी। ये प्रेमचंद कह रहे थे उस दौर में। आरक्षण की व्यवस्था तो प्रेमचंद की मृत्यु के बहुत बाद में हुई। उनकी मृत्यु को 11 वर्ष बाद तो हम आज़ाद हुए, उसके बाद हमारा संविधान बना, सब कुछ हुआ। तो प्रेमचंद की चेतना कितनी जागृत थी, कितनी अग्रगामी थी, इस पर विचार कीजिए तो समझ में आएगा कि प्रेमचंद दलित समाज को लेकर क्या सोच रहे थे। किसी एक कहानी को लेकर, किसी एक कहानी के पात्रों के संवाद को लेकर यदि कोई ये सोचता है कि प्रेमचंद जाति को लेकर पिछड़े ढंग से सोचते थे या दलित समाज के विरुद्ध सोचते थे,
मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। प्रेमचंद की दलित जीवन की कहानियों को पढ़ते हुए, प्रेमचंद के उपन्यासों में आए दलित जीवन के संदर्भ को समझने के लिए ज़रूरी है कि प्रेमचंद के दलित जीवन से जुड़े निबंधों को भी अवश्य पढ़ा जाए, गहराई से पढ़ा जाए, तो ज़्यादा अर्थ खुलेगा, ज़्यादा चीज़ें साफ होंगी। गोदान जो उनके जीवन का अंतिम उपन्यास है, पूरा उपन्यास है, उसमें भी प्रसंग है, उसमें भी माता दिन का प्रसंग है। वो एक दलित स्त्री से प्रेम का स्वांग करता है और फिर उसे छोड़ देने की स्थिति में ला देता है। वहाँ पर भी प्रेमचंद ने दिखाया है, धनिया जैसा चरित्र दिखाया है उन्होंने, बड़ी मजबूत चरित्र है वो, कि वो किस तरह से इसमें भूमिका निभाती है। और वहाँ भी प्रेमचंद जो दृश्य निर्मित करते हैं कि दलित समाज में एका दिखाते हैं, वो लोग विरोध करते हैं और कहते हैं कि तुम अगर हमें अपने में नहीं मिला सकते हो तो हम तुमको तो अपने में मिला लेंगे। आओ, ये बड़प्पन जो था, इस बड़प्पन का बोध कि आप अपने को बड़ी जाति कहते हैं लेकिन छोट सोचिए, मतलब जो आपकी जो सोच है वो बहुत छोटी है, और जिनको आप कहते हैं कि छोटी जात है वो लोग तो बड़ा सोचते हैं, वो हर चीज़ को अपने में समाहित कर लेना चाहते हैं, प्राप्त कर लेना चाहते हैं। भारतीयता यही तो है, भारतीयता यही है कि हर वो अच्छी चीज़ जो आपको ठीक लगती है उसे समेट लीजिए, उसे मिला लीजिए, उसे समाहित कर लीजिए। भारतीयता अन्य को स्थान देने को महत्वपूर्ण मानती है, अन्य के लिए अवकाश सृजित करने को महत्वपूर्ण मानती है। प्रेमचंद इस संदर्भ में दिखाते हैं, दलित जीवन के संदर्भ में दिखाते हैं। अन्यान्य प्रसंग हैं प्रेमचंद की कहानियों में और उपन्यासों में, जहाँ पर वंचित समुदाय के लोगों का बड़प्पन दिखाई देता है, उनके जीवन का उजलापन दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, जबकि उनके लगभग सभी उपन्यासों में आपको तथा कथित उच्च वर्ण के लोगों की संकीर्णता के दर्शन होंगे। तो प्रेमचंद जिस समाज की कल्पना कर रहे थे, वो कहते हैं कि हम एक ऐसी राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं जिसमें कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई कायस्थ नहीं होगा, वो जाति का नाम लेते हैं कि कोई दलित जाति का नाम, कोई चमार नहीं होगा, कहते हैं कि कोई बनिया नहीं होगा, ये सारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उसमें या तो सब ब्राह्मण होंगे या सब दलित होंगे। ये कल्पना थी प्रेमचंद की। आज आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण और दलित की बात क्यों, सब भारतवासी से काम चल जाएगा। प्रेमचंद यह भी कहते हैं, प्रेमचंद के लिए सर्वोच्च बात यह थी कि आप अपने भारतीय होने पर गर्व करें, अपने मनुष्य होने पर गर्व करें। प्रेमचंद को भारतीय होने पर बहुत गर्व था, प्रेमचंद को अपने मनुष्य होने पर गर्व था, और वो चाहते थे कि सब भारतीय होने पर गर्व करें, सब अपने मनुष्य होने पर गर्व करें, न कि जाति में किसी खास जाति का होने पर गर्व करें, किसी खास बड़े पद पर पहुंचने का गर्व करें। ये अनायास नहीं है कि उनका दलित पात्र देवी दिन खटिक सवाल करता है गबन जैसे उपन्यास में कि बाबू, जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो तुम्हारे मन में क्या आता है? तुम भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलोगे, तुम भी पहाड़ों की हवा खाओगे, मोटी तनख्वाह लोगे? लब्बो लुबाब जो वो कहना चाहता है वो यही है। वो प्रश्नांकित करता है उन लोगों को जो लोग तब भी सत्ता के करीब थे, लाभ ले रहे थे, आज़ादी की लड़ाई में भी बने हुए थे। वह आज़ाद भारत को लेकर सशंकित है देवी दीन खटिक कि आज़ाद भारत कैसा बनेगा। जाहिर है कि प्रेमचंद आज़ाद भारत, देवी दीन खटिक की बातों को पलट कर कहिए तो वैसा चाहते थे कि सबको समान अवसर मिलें, जो कि हमारे संविधान ने दिया हमको, सबको समान अवसर मिलें, शोषण का जो तंत्र है वो मिट जाए। ऐसा न हो कि कुछ लोग पहाड़ों की सैर खाते रहें और कुछ लोग खेतों में पसीना बहाते हुए मर जाएं और उनका पेट न भरे, कुछ लोग मजदूरी करते हुए मर जाएं। तो प्रेमचंद का स्वप्न, जब वो दलित समाज के बारे में सोचते हैं, दलित जीवन के बारे में सोचते हैं, गहरी प्रतिबद्धता के साथ सोचते हैं और बार बार रेखांकित करते हैं कि जब तक हम चीज़ों को नहीं बदलेंगे, जब तक हम आमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में, तब तक हम भारतीय सामाजिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे और सही अर्थों में हम शायद विकास की ओर भी नहीं बढ़ पाएंगे। यदि विकास की ओर बढ़ने का भी कोई मामला है तो सबसे पहले जाति व्यवस्था से टकराना होगा। और ये प्रेमचंद आज नहीं कह रहे हैं, ये सब कुछ प्रेमचंद 36 से पहले कह रहे हैं, विशेष तौर पर 1930 और 36 के बीच में कह रहे हैं। ये वो समय है जब प्रेमचंद अपने लेखन के चरम पर हैं,
अपनी कला के चरम पर हैं। ठाकुर का कुआं जैसी कहानी लिखते हैं उस दौर में, वो 2.5-3 पेज की कहानी है और ऐसी कहानी है जैसे लगता है कि उस समय का पूरा समाज ही ठाकुर का कुआं हो गया है। चेखव की कहानी है ना, वार्ड नंबर 6। लगता है कि उसी तरह से पूरा भारतीय समाज जो है वो ठाकुर का कुआं हो गया है। उसी तरह का सत्य चारों तरफ आ गया है। उस छोटी सी कहानी में प्रेमचंद दलित जीवन का सत्य तो ले ही आते हैं। उस दौर में प्रेमचंद लेकर आते हैं जो तथाकथित सवर्ण समुदाय है, उसके भीतर भी जो स्त्रियों की त्रासदी है उसको भी रेखांकित करते हैं प्रेमचंद। उस दौर में जब वो दलित स्त्री जिसके पति को प्यास लगी है और दलित बस्ती के कुएं में एक जानवर मर गया है, उससे बदबू उठ रही है, पानी सड़ गया है, उसका पानी नहीं पिया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे दलित लोग पी रहे हैं वही पानी, लेकिन वो बीमार है। तो ठाकुर के कुएं पर रात के अंधेरे में चाहती है कि चोरी से पानी भर ले। कल्पना कीजिए कि जिस पानी पर प्रकृति ने भी कोई पहरा नहीं लगाया, झरने गिरते रहते हैं, नदियां बहती रहती हैं, जाति व्यवस्था ने उस पानी पर भी पहरा लगा दिया है। इससे अधिक तकलीफ की बात क्या हो सकती है? इससे अधिक घृणा की बात क्या हो सकती है कि आप एक बड़े समुदाय को स्वच्छ पानी भी नहीं पीने देना चाहते हैं। प्रेमचंद ठाकुर का कुआं कहानी में ये रेखांकित करते हैं कि कैसा समाज बनाया है हमने कि जिस पर प्रकृति का पहरा नहीं उस पर भी आपका पहरा है। वह स्त्री आती है और देखती है कि वहां 4-5 स्त्रियां पहले से पानी भर रही हैं और वो अपने घर में जो त्रासदी है उनकी कि उनके पुरुष उनको कोई महत्व नहीं देते, उन पर चर्चा करती हैं। वो पानी भरने की चली जाती हैं, वो पानी भरने की कोशिश करती है, अचानक उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। घर का दरवाज़ा, जो ठाकुर साहब के घर का दरवाज़ा खुलता है तो उसको लगता है जैसे बाघ का मुंह खुल गया है। दलित समाज के लिए सवर्ण समुदाय का जो पूरा आचरण था वो बाघ के मुंह जैसा था, सब कुछ निगल जाने वाला। प्रेमचंद ने बिना कोई पर्दा डाले इस सत्य को रेखांकित किया। उस दौर में कोई पर्दा नहीं डाला प्रेमचंद ने, न तो सवर्ण समुदाय के घरों में स्त्रियों के साथ होने वाले शोषण पर और न ही दलित समुदाय के साथ होने वाले शोषण पर कोई पर्दा नहीं डाला प्रेमचंद ने। और कलात्मक रूप से परिपक्व कहानी, एक भी शब्द कोई नहीं कह सकता कि स्फीति है इस कहानी में। पानी नहीं भर पाती, लौटती हुई जाती है, देखती है पति वही मरे जानवर के कुएं वाला पानी पी रहा है। तो यह थी स्थिति गुलाम भारत में दलित समाज की, यानी कि दलित जाति से भी गुलाम थे, सामाजिक व्यवस्था की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी, कितने तरह की गुलामी प्रेमचंद इसको रेखांकित कर रहे थे। जहाँ भी मौका मिला प्रेमचंद को, उन्होंने जहाँ जहाँ वंचना थी वहाँ वहाँ उंगली रखी। और ऐसा नहीं कि बहुत हल्की फुल्की उंगली रखी, इस तरह उंगली रखी कि असर दिखे, उसका असर दिखे, और उसका असर दिखा भी। आज अकारण नहीं हम प्रेमचंद को बार बार याद कर रहे हैं, ये उसका असर है। और ये सुखद भी है कि स्वाधीनता के इतने वर्षों बाद हम ये कह सकते हैं कि स्थितियां बहुत बदल गई हैं। अभी भी संघर्ष चल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन संविधान ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी। समाज में बहुत कुछ सुखद घटित हुआ है, यानी प्रेमचंद का सपना बहुत दूर तक सत्य में परिवर्तित हुआ है और ये हम सब के लिए भी सुखद है। मैं बार बार कहता हूँ कि साहित्य पढ़ने का मतलब मनोरंजन करना नहीं होता, साहित्य पढ़ने का मतलब पाठ्यक्रम पास करना भी नहीं होता, साहित्य पढ़ने का मतलब ज्ञानी होना भी नहीं होता। साहित्य पढ़ने का मतलब सबसे पहले अनिवार्य रूप से एक बेहतर मनुष्य बनना होता है। यदि आप आज साहित्य पढ़ रहे हैं तो अनिवार्य रूप से आप अपना पाठ्यक्रम तो पास करेंगे ही, लेकिन यह हम सबके लिए सुखद होगा कि आप मनुष्यता के मार्ग पर अग्रसर हों। आपके भीतर एक ऐसी चेतना पैदा हो जो सबको बराबरी का दर्जा दे, जो कहीं कोई भेद न करे, जहाँ कहीं वंचना हो आप उसके विरुद्ध खड़े हो सकें। तो सही अर्थों में प्रेमचंद के साहित्य की सार्थकता होगी, प्रेमचंद के स्वप्न की सार्थकता होगी, और जो साहित्य का
सबसे बड़ा उद्देश्य है वह भी पूरा होगा। धन्यवाद।